अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश लेसन नंबर 7 आप लोगों का है एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस। पहले इन चारों चीज़ों का मतलब देख लें। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपने दुरुस्त चीज़ देनी है, एक्यूरेट देनी है। ये नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि आप व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, और आप आगे से जवाब देंगे मैं जो हूँ लाहौर में रहती हूँ, पेशावर में रहती हूँ। ये चीज़ नहीं करनी, एक्यूरेट देनी। जो चीज़ आपसे पूछी गई है, जो चीज़ आपको पूछी जा रही है, वही आपने जवाब देना है। क्लैरिटी, क्लियर वर्ड में बोलना है आपने, मतलब इतने ज़्यादा हाई लेवल के वो जो कहते हैं इंग्लिश नहीं झाड़नी कि अगले बंदे को, अगले इंसान को आपकी चीज़ समझ ही ना आए और उस पर आपका बैड इफेक्ट पड़े। ठीक है, मानते हैं कि आप जो है बहुत हाई लेवल की इंग्लिश बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो अच्छा हमारे लिए बुरा भी साबित हो सकता है। कंसाइजनेस का मतलब है कि आप, इसका वैसे तो मीनिंग होता है बलागत, मतलब ये हुआ कि आपने जो चीज़ बोलनी है वो कम अल्फाज यूज़ करके अपनी सारी बात बयान करनी है, ये होता है कंसाइजनेस। और कोहेरेंस का मतलब होता है रब्त, मतलब आपने एक सीक्वेंस से चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है एक बात और करें और उसी पल अपना जो टॉपिक है वो चेंज करते हैं, किसी और टॉपिक पे आप लोग चले जाएं। टॉपिक जो आपका चल रहा है उसी टॉपिक पे आपने कोहेरेंटली चलना है, कोई रब्त जो है अपना सिलसिला जो है वो चेंज नहीं करना। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन आपकी जो बात कर रहे हैं, अब बात जो है वो दो किस्म की होती है। स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ऑरली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आप लोग और हम लोग रिटन कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो उसको एज अ होल टेक्निकल कम्युनिकेशन कह रहे हैं। और उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, अगर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बातचीत को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो 6 चीज़ों का हम लोगों ने वो क्या कहते हैं ध्यान में रखना है, याद रखनी है चीज़ें। वो क्या है? एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यह आपका MCQs भी हो सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है, देख लीजिएगा। अच्छा जी, इन द प्रोज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, आपकी जो वैसे आम सिंपल हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें तो ये सारी चीज़ें 6 की 6 चीज़ें यूज़ हो सकती हैं एक ही टाइम पे, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें, ये जो क्वालिटीज़ हैं 6 जो वर्ड यूज़ किए हैं, ये कभी कभी हम लोग एक साथ यूज़ करने में नाकामयाब हो सकते हैं या हो जाते हैं। Not only do science and technology depend heavily on specialized concepts and technology, but they also make extensive use of numbers and graphics. हम लोग जब हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन तो होती है, टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो नंबर्स और हम लोग ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कोहेरेंस जो है वो टूट सकता है। ज़ाहिर बात है, जो बात हम लोग कर रहे हो उसी के साथ हम लोगों ने ग्राफ पेश करना होता है, नंबरिंग देनी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोहेरेंट टूट सकते हैं। उसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी है, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट भी एक उन्होंने एग्जांपल ही दिया, द प्रीसीडिंग एग्जांपल इज़ एक्यूरेट इन 2 वेज। जो उन्होंने ये एग्जांपल दी है वो एग्जांपल थी इलेक्ट्रोमाइग्रेशन की। वो कहते हैं, इन सिंपल इलेक्ट्रोमाइग्रेशन द फोर्स ऑन द डिफेक्ट इज़ थॉट टू हैव 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स है इस प्रोसेस के, इलेक्ट्रोमाइग्रेशन के 2 कंपोनेंट कैसे हैं? द फर्स्ट कंपोनेंट इज द फोर्स क्रिएटेड बाय द डायरेक्ट interaction between the effective charge of the defect and the electric field that derives the current. ये एक पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हमारा विंड फोर्स का होता है इलेक्ट्रोमाइग्रेशन में, और इज द फोर्स काज्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द डिफेक्ट। ये सेकंड कंपोनेंट। अब इसमें हम लोगों को जो बात उन्होंने बताई है वो कंप्लीट बता दी है। एक कंसाइजनेस भी है, उस पर कोहेरेंट भी है, इनमें क्लियरिटी भी है, हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर बता दी गई हैं, एक्यूरेट भी है और अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि हम लोगों ने जो बात करनी थी वो एक अच्छे अंदाज में बता दी है और 5-6 लाइनों में। अब वो कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले हम लोगों ने एग्जाम्पल दी है वो एक्यूरेट है 2 लिहाज से। अब ये उसको डिफाइन करें कि वो एक्यूरेट कैसे है, अप्रोप्रिएट कैसे है, क्लैरिटी उसमें कैसे है, एक्यूरेसी कैसी है, ये सारी चीज़ें इन 5-6 पैराग्राफ में बताई हैं। अब एक्यूरेट किस लिहाज से? इट इज़ स्टाइलिस्टिकली एक्यूरेट, इट्स प्रिसाइज यूज़ ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज यूज़ किया है, एक्यूरेटली यूज़ किया है। इट इज़ टेक्निकली एक्यूरेट इन इट्स यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड टर्म्स, टेक्नोलॉजी टर्म्स,
Technical terms such as electromigration, charge, electric field, scattering, whose meanings are based in the context of technical discipline. हम लोगों ने टेक्निकली वर्ड्स यूज़ किए हैं और उसको बहुत अच्छे से एक्यूरेटली एक पैराग्राफ लिख दिया जो रीडर जो पढ़ेगा उसको समझ आएगी कि बात क्या हो रही है. नेक्स्ट है बोथ काइंड ऑफ एक्यूरेसी. दो काइंड्स ऑफ एक्यूरेसी आता है. ये आपकी है एमसीक्यूज भी हो सकता है और कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में भी दे देते हैं कि आप लोग एक्यूरेसी की दो टाइप्स जो है वो बताएं. एक्यूरेसी ऑफ फ्रेजिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ टेक्निकल कंसेप्ट. दो टाइप्स की एक्यूरेसी है. फिर दोबारा कह रही हूँ, आर ऑफ फोर मोस्ट इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल राइटिंग. अगर हम लोग प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं या टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं तो दो टाइप्स की एक्यूरेसी होनी चाहिए. एक फ्रेजिंग और दूसरी है टेक्निकल कॉन्सेप्ट. द एग्जाम्पल इज सो क्लियर. अब जो हमें एग्जाम्पल दी थी ये वाली, ये इतनी क्लियर थी बिकॉज इट इज़ रिटन इन सिंपल एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस. हमारे जो वो एग्जांपल दी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो समझ ना आए या उसमें जो राइटिंग फॉर्म थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी. ऑल द टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड realm of theoretical and applied nanotechnology. The syntax, that is word order, is restrained and structurally very simple. जो सेंटेंस का सिंटैक्स था, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वर्ड ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था और हम लोगों को चीज़ समझ आ रही थी. ये नहीं था कि कोई बात एक स्टार्ट की है उसको छोड़ के हम लोग दूसरी तरफ चले गए. एक्यूरेटली बात सारी अच्छे से बयान की गई है. वो वाले एग्जाम्पल, एक दफ़ा एग्जाम्पल आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा. अच्छा जी, पार्ट ऑफ दिस क्लैरिटी इज अचीव्ड बाय द rhetorical डिवाइस ऑफ डिफाइनिंग अ टर्म इलेक्ट्रोमाइग्रेशन. हम लोगों के पास जो डिवाइस हम लोगों ने यूज़ की है वो क्या था कि हम लोगों ने एक सीक्वेंस के साथ हमने इलेक्ट्रोमाइग्रेशन वर्ड जो है उसको डिफ़ाइन किया है. उस डिवाइस को, उस वर्ड को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके एक पैराग्राफ में 5 to 6 लाइन्स में बता दिया गया. द एग्जाम्पल इज़ कंसाइज in its use of minimum words to express the basic idea of electromigration. मैग्नेशन कह देती हूँ मैं, माइग्रेशन है. मतलब कंसाइज क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने मिनिमम वर्ड्स यूज़ किए हैं और बेसिक जो आइडिया है इलेक्ट्रोमाइग्रेशन का वो डिफाइन कर दिया है. इट इज़ नॉट वर्डी, ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है. एंड इट डज नॉट digress from the point being made. This example is coherent because it develops its subject matter है in an easy to flow line of thinking. हम लोगों का ये जो है coherent भी है क्योंकि हम लोगों के पास ये जो एक पैराग्राफ हमने लिया है उसमें सब्जेक्ट था इलेक्ट्रोमाइग्रेशन को डिफाइन करना और हम लोगों ने इजी फ्लो के साथ उन लाइंस को, उस एक वर्ड को डिफाइन कर दिया है कुछ ही लाइंस में. द सेंटेंस आर फर्दर linked by reference such as this process, the first component and the second component. और हमारा जो ये जो पैराग्राफ था वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से रेफ़र किया सिंपल वर्ड्स यूज़ करके कि दिस प्रोसेस, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, मतलब सारी बात अलग-अलग वाज़े कर दी है हम लोगों ने सिर्फ 2-3 वर्ड्स यूज़ करते हुए. फर्स्ट कंपोनेंट अलग कर दिया, सेकंड अलग कर दिया और इस सब सारी बात को एक प्रोसेस कह दिया. Next, finally, this example is appropriate to its purpose of presenting a general description of the process of electromigration. सारी सिंपल बात वही है कि appropriate भी होनी चाहिए, accurate भी होनी चाहिए, concise भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं. And to its audience, educated readers of science who are not necessarily expert in the field of nanotechnology. मतलब अगर कोई आम सिंपल सा बंदा जिसको जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा उसका वास्ता ना पड़ा तो वो भी इस बात को अच्छे से समझ सकता है. हमारा पर्पस भी यही होता है चीज़ का लिखने का कि जिसको आपकी बात समझ आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन जो जिसको फेमिलियरिटी ना हो उस वर्ड से वो भी समझ सके आपकी बात को. अच्छा जी, व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. अब हमारे माइंड में वही बात आ रही है कि एक्यूरेसी क्या चीज़ है, ये क्यों हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये उन्होंने 2-3 पैराग्राफ, 2 ही है मेरा ख्याल, नहीं 2-3 ही है. अच्छा जी, एक्यूरेसी, कल्टिवेट एक्यूरेसी इन योर राइटिंग. एक्यूरेसी आखिर है क्या? विच इज़ द केयरफुल confirming to truth or fact
हैज़ 3 मेन एस्पेक्ट्स। आपकी एक्यूरेसी क्या होती है, आपने जो बात कर दी है वो केयरफुली आपने कंफर्म करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, एक्यूरेटली बता देना है। कोई उसमें बात नहीं रखनी कि लोग जो आपकी बात पढ़ रहे हैं उसमें कंफ्यूज हों कि हाँ आखिर ये बात जो कर रहे हैं वो है क्या, या उसमें कोई और बात तो नहीं छुपी। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी होती है, 3 टाइप्स की एक्यूरेसी है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी है और टेक्निकल एक्यूरेसी है। ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको, 3 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका। अच्छा जी, व्हाट इज डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है क्या चीज़, रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन अप्रोप्रिएट डिटेल। आपका डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या है, डॉक्यूमेंट है जारी बात है, उसमें जो भी आपने बात करनी है वो एक अप्रोप्रिएट डिटेल के साथ सारी चीज़ें आपने कवर करनी है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी में, और फोकस क्लियरली होना प्रॉब्लम। लेकिन आपका सबसे मेन बात जो है वो क्या है कि आपने जो प्रॉब्लम, जो चीज़ आपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, जिस वजह से आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो क्लियरली आपने प्रॉब्लम पर फोकस करना है, किसी और चीज़ पर नहीं करना। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी इज जनरली कल्टिवेटेड बाय अ क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बाय अ प्रीलिमिनरी आउटलाइन। आपको सिंपल वर्ड्स में यही बताया जा रहा है कि आप जब एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, एक बात लिख रहे हो, तो उसमें आपको पता होता है कि आप किस वजह से वो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, तो उसी बात पे आपने काम करना है। अब आप जो है एक, मैं कहती हूँ कि जॉब के लिए लेटर या डॉक्यूमेंट जो भी लिख रहे हो, तो आपने उसको लेटर जॉब का ही लिखना है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं जो हूँ बहुत शौक से टीवी देखती हूँ या पढ़ती हूँ, ये चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी। आप जॉब के लिए लेटर लिख रहे हो तो जॉब का ही मेन आपका पॉइंट होना चाहिए और उसको ही एक्यूरेटली आपने बताना है। दीज राइटिंग टूल्स हेल्प यू फोकस योर राइटिंग effort by reducing your data in a way that solves a theoretical or practical problem. नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। क्या चीज़ है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी कंसर्न्स द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस मीनिंग। स्टाइलिस्टिक्स का क्या होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, सिंप्लीफाई हो, किसी को कोई मुश्किल ना हो, और मीनिंग उसका साफ हो, एक्सप्रेस कर रहा हो आपका मान। और डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपने जो भी टॉपिक लिखना है वो सेम उसी लिहाज से लिखना है। एक्यूरेसी लैंग्वेज रिक्वायर्स द केयरफुल यूज ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड चूज टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज योर टॉपिक इफेक्टिवली। स्टाइलिस्टिक है, आपका स्टाइल जो है वो लैंग्वेज के लिहाज से आप को इम्पोर्टेंस देता है कि आपने जो जो वर्ड्स यूज़ किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। जो भी रीडर आपका वो बात लिखी हुई पढ़े उसको असर हो उन वर्ड्स का कि हाँ जी इससे ज़्यादा अच्छा कोई और लिख नहीं सकता। नेक्स्ट है, एज अ राइटर यू गेन कमांड ऑफ एक्यूरेसी बाय स्टडिंग द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। आपने अगर तो राइटर हैं और आप कमांड हासिल करना चाहते हैं एक्यूरेसी पे, तो आपने क्या करना है, स्टडी करना है स्टाइल की एलिमेंट्स को बाय लर्निंग टू अप्लाई दोज एलिमेंट्स टू योर ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी इज आल्सो अ मैटर ऑफ यूजिंग वर्ड्स प्रिसाइजली। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि आपका स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी क्या है कि आपने वर्ड्स को यूज़ करना है प्रिसाइजली। नेक्स्ट है टेक्निकल एक्यूरेसी। क्या है, टेक्निकल एक्यूरेसी रिक्वायर्स स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी बट इज नॉट बेस्ड सॉलिडली ऑन इट। आपकी टेक्निकल जो है वो ठीक है, जैसे स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी थी कि आपने लैंग्वेज पे कमांड हासिल करनी है, आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल है तो आपका टेक्निकल यूज होगा वर्ड। द इफेक्टिव डॉक्यूमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी ग्राउंडेड इन अ technically accurate understanding and representation of the subject। टेक्निकल है तो आपने टेक्नोलॉजिकल की तरफ जाना है और उसमें एक्यूरेसी वही बात है कि एक्यूरेट होना चाहिए हर चीज़ में। आप चाहे डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, आप चाहे स्टाइलिस्टिकली कोई चीज़ लिख रहे हो या आप टेक्निकली कोई चीज़ लिख रहे हो, उसमें एक्यूरेसी लाजमी है। टेक्निकल एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द राइटर्स कॉन्सेप्चुअल मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स वोकैबुलरी। अब टेक्निकल में क्या होता है कि राइटर का कॉन्सेप्चुअल मास्टरी होना चाहिए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर एक इंसान का जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो वगैरह है, ये जिसने पढ़े हुए हैं, जिसको जो मास्टर है इसमें, जिसको चीज़ समझ आती है वही वो चीज़ आगे डिलीवर करेगा और कोई नहीं कर सकता। तो इसमें भी वही चीज़ है कि उसकी वोकैबुलरी, उसको चीज़ समझ आई हो, वो आगे तभी अपनी बात कन्वे कर सकता है।
as well as on his or her ability to analyze and shape data with a minimum of distortion. अब क्लैरिटी क्या है उसको देख लेते हैं. स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी इन योर राइटिंग. अगर आप क्लैरिटी अपने राइटिंग में लाना चाहते हो तो क्लैरिटी विच रेफर्स टू ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ अ स्पेशल प्रॉब्लम इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल राइटिंग. अगर तो आप का जो है राइटिंग जो भी डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हो आप उसमें अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप चाहे वो प्रोफेशनल राइटर हो या टेक्निकल राइटर हो तो आपकी वो राइटिंग किसी काम की नहीं है. कोई इंसान आपकी उस रिटन फॉर्म को नहीं जज करेगा और ना ही इतने अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा. स्पेशलाइज्ड लैंग्वेजेस, मैथमेटिकली डिटेल्ड एनालाइज एंड कॉम्प्लेक्स conceptual schemes can make technical subjects hard to grasp even when prepared by skilled writers and reader by expert writer. जब आप लोग स्पेशलाइज लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले बताया जितनी हम लोगों की हाई लेवल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं या उर्दू, जो भी वर्ड इंग्लिश और उर्दू दोनों ही हाई लेवल की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, तो वो यूज़ करेंगे. क्या पता हमारा रीडर जो है उस लेवल तक हमारी बात को ना समझ सके. अगर हम लोग मैथमेटिकली कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड नहीं फार्मूलाज वगैरह, तो आपने तो अपने लिहाज से वो बहुत अच्छी चीज़ दी है क्योंकि आपने मैथमेटिकली भी फार्मूलाज लिख दिए, कंसेप्ट भी दे दिए अपने डॉक्यूमेंट में, आपने लैंग्वेज भी बहुत अच्छी यूज़ की है. शायद आपको अपने लिहाज से वो चीज़ अच्छी लगी हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आगे जिस इंसान ने आपकी उस डॉक्यूमेंट को रीड करना है वो शायद इन सारी बातों में एक्सपर्ट ना हो. जब वो एक्सपर्ट नहीं होगा उसको आपकी बात समझ नहीं आएगी. आपकी बात समझ ना आने का मतलब है कि आपने जिस मकसद के लिए वो डॉक्यूमेंट लिखा है वो मकसद आपका ज़ाया हो चुका है और उसकी जगह किसी और का लेटर वो पढ़ेंगे और उसको इम्पोर्टेंस देंगे. जैसे आपकी क्या था ऊपर, एक्यूरेसी थी 3 किस्म की, यहाँ पे भी आपकी 3 किस्म की मटेरियल्स हैं. क्लैरिटी क्या है, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी है, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. स्ट्रक्चरल क्लैरिटी क्या है, यू कैन प्रमोट स्ट्रक्चरल क्लैरिटी दस मेकिंग इट ईजी फॉर द रीडर टू गेट द लार्ज पिक्चर. आपने अपने जो चीज़ दी है, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, अगर तो आपने उसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है और इजी वे में लिखी हुई है और बहुत अच्छा पोर्ट्रेट अपने रीडर के सामने पेश कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर जो आप उनके सामने पेश कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. यूज़ एब्स्ट्रैक्ट्स and other forecasting strategies such as introductions that state the purpose and scope of the document. आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपनी बात करनी है कि जो भी बात हम लोग कर रहे हैं. अब इसमें मैं आपको एक सिंपल पिक्चर से मुझे याद आया, काफ़ी सारी पिक्चर्स हम लोग देखते हैं पेंटर्स ने बनाई होती हैं, हम लोग कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं और शायद किसी हद तक हम लोग उस पेंटर के माइंड को भी रीड कर लेते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सिंपली वो पोर्ट्रेट किया होता है एक पिक्चर को. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग वही पिक्चर 5-6 लोगों को दिखाएं तो सबका जो माइंड है वो अलग-अलग उसको पोर्ट्रेट करेगा अपने माइंड में कि शायद जो पेंटर है उसने इस लिहाज से पेंटिंग बनाई हो, शायद इस लिहाज से. तो हमारे जो रीडर्स हैं वो भी इसी तरह काफ़ी अलग-अलग माइंड के होते हैं और सबकी माइंड जो आपके डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे थे उनका अलग-अलग माइंड चल रहा होता है. टेबल ऑफ कंटेंट्स. अच्छा जी, प्रमोट स्ट्रक्चर. हाँ, हम लोग कैसे स्ट्रक्चरल क्लैरिटी को प्रमोट कर सकते हैं? कंटेंट्स टेबल को यूज़ करके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यूज़ करके एंड इवन स्ट्रेटेजिक रेपिटिशन आल्सो प्रमोट स्ट्रक्चरल क्लैरिटी. ये आपका क्विज हो सकता है, सॉरी मैंने हाईलाइट नहीं किया. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं ग्राफ्स एंड द टेबल्स इफेक्टिवली डिजाइन एंड प्लेस हेल्प फोकस एंड क्लियरिफाई इंफॉर्मेशन. आपने जो भी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग ग्राफ्स यूज़ करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो बात करना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ उनको समझ आती है. स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी क्या आती है? सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज इज़ ऑब्टेन्ड विद डायरेक्टली वर्डेड सेंटेंसेस. अगर तो हम लोग स्टाइलिस्टिक का बात करते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था कि स्टाइलिस्टिक का मतलब क्या था कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो और आपकी जो वर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए. अब ये चीज़ जो है
मैंने करनी थी, आपको बतानी थी, लेकिन वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। अच्छा, देख लेते हैं। अगर तो हम लोग ओवरलोडेड सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी ज़ाया हो जाएगी। वर्ड चॉइस इज़ अ फैक्टर इन स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। ये आपका एमसीक्यूज़ है कि आपके जितने वर्ड्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको चूज़ करना है कि आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, और आपकी बात जो है क्लियर हो जाएगी। यूज़ सिंपल लैंग्वेज वेयर एवर पॉसिबल टू contract the abstract highly specialized term of science and technology। अच्छा जी, conceptual clarity क्या है? In which the importance, authorization and implications of your work are made available also contributes to ease of understand। अब कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी क्या है कि आपने जो भी बात करनी है उसमें इंपॉर्टेंट हो गया आपने ऑथोराइज्ड वर्ड यूज़ करने हैं। अब ऑथोराइज्ड वर्ड क्या है कि आपने अगर कहीं और काम किया हुआ तो उसकी ऑथोराइज कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो भी चीज़ है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। ऑल वर्क हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट एंड योर रीडर्स वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज़, कि आपने प्रॉम्प्ट्स कौन से यूज़ किए हैं, आपका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ अब जॉब हासिल करने का, तो उसके साथ आपने अपना एक्सपीरियंस भी देना है, कहीं और जॉब कर रहे हैं तो उनका रेफरेंस भी देना है, सब कुछ साथ साथ चलता है। कंसाइजनेस क्या है? राइटर्स आर ऑफन अटेम्प्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग दैट कुड बी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट रादर देन मेयरली एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट टू द कम्युनिकेशन टास्क एट हैंड। अब मैं भी वही बात करूँगी इस बात को समझाने के लिए। राइटर्स ने क्या करना था, एक हम लोग अगर पर्पस ले रहे हैं, एक बात ले रहे हैं, तो उसके बहुत से आगे से हम लोग रेलेवेंट बातें कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम लोगों के पास जितनी रेलेवेंट बातें हैं 100 की 100 हम लोग लिखते हैं, उनमें से कोई जो अच्छी है वो हम लोगों ने मेंशन करनी है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। द कंसाइज डॉक्यूमेंट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग that conveys only the needed material। कंसाइज डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आपने वही चीज़ कन्वे करनी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और उस मटेरियल से रिलेट कर रही हो और अच्छे से आपकी बात जो है क्लियर कर दें। कंसाइजनेस इज हेल्प मोस्टली बाय फोकस एंड द नैरोइंग डॉक्यूमेंट स्कोप टू मैनेजेबल प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स। आपकी जो कंसाइजनेस है उससे क्या होता है कि आपकी बात अच्छे से लोगों को समझ आ जाती है और वो इतने ज़्यादा लेंथ ही नहीं होता कि लोग जो है पढ़ने से कासिर हो जाएं और आपकी बात जो है पढ़ी ना जाए। टू स्ट्रेटजीज डेट गिव यू कंट्रोल ओवर डॉक्यूमेंट लेंथ एंड स्कोप। दो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं कि आपको कंट्रोल होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट लेंथ कितनी है और उसका स्कोप कैसा होना चाहिए। लुक फॉर द सेक्शन इंक्लूडिंग अपेंडिक्स डेट आर नॉट एसेंशियल टू योर वर्क। आपने अपने जो काम पर ध्यान देना है और उसमें देखना है कि कौन सी ऐसी बात है जो सबको पता होगी और कौन सी ऐसी बात है जो उनको नहीं पता, वो आप अपने डॉक्यूमेंट में शो कर सकते हो। ग्राफिक्स आर पावरफुल एड टू कंसाइजनेस बिकॉज दे कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोज। अब ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हम लोगों के जो प्रोज है वो कट हो जाती है हमारे डॉक्यूमेंट्स और हम लोग ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी बात जो है समझा सकते हैं। अब ये ग्राफिक्स को आपको मैच की तरफ लेके जाऊंगी। सारी बात अब हम लोग बोलना शुरू कर दें, बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वो एक ग्राफ हमें शो कर देते हैं टीवी स्क्रीन पर और वहाँ से हम लोग खुद ग्राफ देख लेते हैं कि एनालाइज कर लेते हैं कि किसने कितना स्कोर बनाया या कितने रन में क्या क्या कौन कौन आउट हुआ। उससे क्या होता है कि हम लोगों को इतना वो जो लोग कह रही हूँ वो जो आपको बता रहा था कमेंट्री कर रहा था उसका इतना ज़्यादा बोलना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अब वही बात इन्होंने की हुई कि नेसेसरी टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोसेस, समराइज डेटा एंड डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप। हम लोग सारी चीज़ें एक ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि उनका डेटा किस लिहाज से जा रहा है, उनमें रिलेशनशिप क्या है, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और उनका प्रोसेस कितना है, क्या चल रहा है। ये था आपका हाफ लेक्चर और हाफ लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।